हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं सलीम अहमद, सीनियर मैथ्स फैकल्टी एट स्टारगेट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीयूईटी यूजी 2023 का मैथ्स डोमेन एग्जामिनेशन। जो मैथ्स डोमेन का आपका पेपर हुआ था 2023 में सीयूईटी यूजी, उसका जो है कंप्लीट इवेल्युएशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। कंप्लीट एनालिसिस हम इसको करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था, ताकि हम जो 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम पता लगा सकें कि हमें किस लेवल का प्रिपरेशन करना होगा। क्या एनसीईआरटी इनफ है या एनसीईआरटी से भी ज्यादा जाकर आगे हमको काम करना पड़ेगा, ताकि हम इसको अच्छे से क्रैक कर सकें। और होपफुली आप सभी की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। और अपनी तैयारी को और ज्यादा इनहेंस करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्टारगेट ई लर्निंग के साथ आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं 2023 पेपर का एनालिसिस। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको सबसे पहले ये कहा गया है कि आपके पास इस क्वेश्चन पेपर में तीन सेक्शंस हैं, ए बी और सी। जिनमें कि आपको पहले वाले सेक्शन में तो पूरे क्वेश्चंस करने होंगे 15 के 15। लेकिन बाकी जो दो सेक्शंस हैं बी या सी में से कोई आपको 25 क्वेश्चन ही करने हैं। तो देखते हैं क्या लेवल रहा था लास्ट ईयर पेपर का। तो जैसे कि आपके सामने ये जो पहले तीन क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, ये तो टोटली मैट्रिक्स के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड ही है। जैसे इसमें एडजॉइंट निकालना है, और ये वाले क्वेश्चन में आपको इनवर्स निकालना है, इसमें सॉल्यूशन निकालना है। तो इनवर्स में देखिए, इनवर्स का आपको फॉर्मूला भी याद होगा, डायरेक्ट है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि अब आपको इसमें थोड़ा स्पीड का ध्यान रखना होगा, कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब आप इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है जिसमें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है। और नॉर्मली कॉन्टिन्यूटी सबको थोड़ा सा परेशान तो करता ही है। तो इसमें देखिए किस लेवल का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें तो काफी ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन मुझे दिख रहा है ये। तो आपको बताना है कि कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कितने पॉइंट्स ऐसे हैं? तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो जिसको ये नीचे जीरो बना देंगे। तो यहाँ पर एक दो तीन इसका आंसर नहीं है, बल्कि इसका आंसर है नन ऑफ दीज। क्योंकि देर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स जो कि यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। जैसे ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आ गया है, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू। तो यानी कि ये जो पॉजिटिव वैल्यू है, ये मिनिमम कितनी हो सकती है आप बताइए? जीरो हो सकती है। तो अगर ये जीरो हुई तो कंप्लीट वैल्यू कितनी आएगी? 0 + 3 3 आएगी। तो इसलिए इसका आंसर जो होने वाला है वो सी होने वाला है। मतलब हाँ, दिमाग तो लगाना था इन दोनों क्वेश्चंस में। अब जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, ई रेस टू पावर पी। और यहाँ पर आपको पहले ये पहचानना होगा कि dx वाला है या dy वाला है। ठीक है। आपके सामने जो है दो तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, आपको याद होगा, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। वो चेक करना है और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। और इसमें क्या है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं आपको पता है, dy/dx इज इक्वल टू 1 - 2y। ये y की फॉर्म में हो गया है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गई। वेरिएबल सेपरेबल है, वैल्यूज डालनी है, आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, वही वापस से ये देखो dy/dx वाला फॉर्म है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बात करें, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और ये जो क्वेश्चन है काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि अब देखो, ओनली एनसीईआरटी से बात तो नहीं बनने वाली। ये जो क्वेश्चन 12th आप देख सकते हैं, ये भी इंटीग्रेशन का है, एक्सरसाइज 7.7 से रिलेटेड। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन ये बहुत ट्रिकी है। ठीक है। ये जो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें आप क्या लगा सकते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। यानी इंटीग्रेशन की जो मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, उसमें प्रॉपर आपको अच्छा खासा सॉल्व करना पड़ेगा। ये भी इंटीग्रेशन का, ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है। लेकिन ये भी अच्छा खासा टाइम ले लेता है करने के लिए। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का। एक प्रॉब्लम आपके सामने आया है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। तो इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रॉपर्टी आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसकी इक्वल होनी चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि कुछ फॉर्मूलाज लगेंगे। यूनियन दिया हुआ है आपको, बी नॉट की वैल्यू निकालनी है, ए की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। ठीक है। तो अब जैसे कि इसमें हम देखें,
15 क्वेश्चन, चलिए 15 देखते हैं कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है, एलपीबी जिसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं, वो कहाँ इस्तेमाल होता है? इंडस्ट्रीज में होता है, बिल्कुल होता है। कॉमर्स में होता है, बिल्कुल होता है। मैनेजमेंट साइट्स में, साइंस में होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अच्छा, 16 क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो पहला ही क्वेश्चन जो आपके सामने आया है, ये इसका एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम्पलर से कोई लेना देना नहीं है। ये मॉड, ये मॉड एक्चुअल में आपको जो है, जब हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तो उसका ये टॉपिक आ गया है। तो इसका जो है नॉर्मल मैथ से कोई लेना देना, मतलब जो हमारी कोर मैथ्स है उससे लेना देना नहीं है। ये जो है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली मैथ्स का एक प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये भी क्वांट का प्रॉब्लम हो गया। स्पीड ऑफ बोट, यानी ये जो पहले तीनों क्वेश्चन, इवन चारों क्वेश्चन, ये चारों के चारों क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जो है हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, मतलब एनसीईआरटी की 11th या 12th की मैथ से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब जैसे 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी, मतलब एक तरह से एनसीईआरटी टाइप ही समझ लीजिए, मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन जो है इनइक्वालिटीज का है, 11th क्लास का क्वेश्चन आ गया, देखिए 11th क्लास में भी आपको देखना पड़ेगा। 22 रेसेस एंड गेम्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वांट से रिलेटेड हो गया। अब ये टी टेस्ट, ये टी टेस्ट क्या है? ये टी टेस्ट मतलब है ये स्टैटिस्टिक्स में आपका आ गया है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। यानी कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक तो होती है हमारी अप्लाइड मैथ्स, एक होती है कोर मैथ्स। तो ये अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक है, उसमें स्टैटिस्टिक्स होता है, स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। यानी अधिकतर ये जो क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, ये अप्लाइड मैथ से रिलेटेड है। ये नॉर्मल डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके इक्वल करना है। ये हमारे कोर मैथ्स का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद ये स्क्वायर भी आप निकाल सकते हैं, हाँ। इसके लिए आपको जो है 2 रेज टू पावर 81 डिवाइडेड बाय 17, हाँ, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा? क्वांट का ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। ये 11th क्लास का क्वेश्चन हो गया है, सेट ऑफ इक्वेशन, सेट ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं इसके, ठीक है। एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कॉइन को कितनी बार टॉस करा है? 4 बार ही टॉस करा है, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें लगा सकते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, एक रैंडम वेरिएबल एक्स है, एक्स इंटू ई एक्स की वैल्यू 3 है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए ई एक्स का मतलब क्या होता है? मीन होता है, मीन। तो आपको ध्यान रखना है मीन है, ठीक है। अब डेरिवेटिव का अभी तक हमें एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा था, तो ये डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर क्या? ax। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है कि डबल डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। तो नॉर्मल इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, नॉर्मल डेरिवेटिव आप इसको कर दीजिए। तो ई रेस टू पावर ax का डेरिवेटिव क्या होगा? ई रेस टू पावर ax का यही होगा, और फिर ax का a हो जाएगा। अब जब आप इसे दूसरी बार डेरिवेटिव करने जाएंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? दूसरे बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का तो वापस एक्स ही होगा, लेकिन एक्स का जब दोबारा से ए होगा तो ये ए स्क्वायर, यानी पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो डेरिवेटिव आप बोल सकते हैं कि काफी सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 32, द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल का आपको स्लोप निकालना है, तो नॉर्मल का स्लोप आपको पता है, टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो नॉर्मल का स्लोप होता है -1/dy/dx, ठीक है। तो -1/dy/dx इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो ये आपको करना है, आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें पहले आप क्या करेंगे, 3 जो है लॉग के पावर में चला जाता है, ठीक है। फिर a और log एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा हमारा एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब जो होता है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है? x4/4। यानी ये क्वेश्चन में लॉग की प्रॉपर्टी आइडेंटिटीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही देखें हम, 34 और 35 ये हमारा जो है अप्लाइड मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हाँ, ऑर्डर और डिग्री नॉर्मल क्वेश्चन है। ऑर्डर डिग्री का बिल्कुल सिंपल सवाल है, एनसीईआरटी बेस्ड है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सी ए जी आर वगैरह, ये हमारा अप्लाइड मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया है, अप्लाइड मैथ्स। तो ये जैसे आप कोर मैथ्स वाले स्टूडेंट है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में, ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अ वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर, मतलब 5 क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपने देखा होगा 6.5 एक्सरसाइज में, अगर आपने करा है। न्यू बुक्स में 6.3 हो गया, पुराने बुक्स में 6.5 था।
तो क्वेश्चन नंबर ये जो है 28 मीटर करके दिया हुआ है वायर की लेंथ, तो यहाँ पर आपको 36 मीटर दे दिया। तो यानी प्रॉपर एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब इसकी बात करें तो ये भी नॉर्मल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको पता है प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है सबका, 1 होता है। तो इन सबको जोड़कर आप 1 के इक्वल रख दीजिए, तो आपको की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये जो ई एक्स वगैरह दिया हुआ है, तो ये मीन आपको निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है। अब हम बात करें जैसे ये वाले क्वेश्चन की, तो ये कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा अलग दिमाग आपको लगाना पड़ेगा इसमें। एनसीईआरटी से करा है तो आप शायद इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद जो है, हाँ नॉर्मली मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, डिटर्मिनेंट के बारे में। तो इसमें भी कोई ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। इसके बाद ये इंटीग्रेशन का जो 62 आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इंटीग्रेशन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला है। ये वेक्टर्स का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये जो 57 आपको नजर आ रहा है, 57 में देखिए क्या बोला गया है कि फंक्शन जो आपको नजर आ रहा है डिसकंटीन्यूअस कहां पर होगा। कहां पर डिसकंटीन्यूअस होगा, तो डायरेक्टली आप इसमें पहले एलएचएल निकाल देंगे। एलएचएल तो देखिए क्या आने वाला है, कितना आएगा एलएचएल इसमें, बताइए क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और ऐसे ही इसमें करेंगे तो कुछ और आ जाएगा, 6 नहीं आएगा। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस से बी पर होगा। ठीक है। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन एलपीपी का आया है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें आपको कॉर्नर पॉइंट्स कितने नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो आपको नॉर्मली इसमें वैल्यू रख रख कर चेक कर देनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एरिया बाउंडेड वाला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है, तो इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। दो पैराबोला जिसमें बनेंगे, एक बनेगा वाई एक्सिस पर ऊपर और एक इस तरह से बनेगा। फिर इसको मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी के हिसाब से एलिमिनेट करना पड़ेगा, ग्राफ को जो भी एलिमिनेट होगा उसके हिसाब से ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखिए जज कीजिए इसको। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। तो लीनियर आप देख सकते हैं, लीनियर के क्वेश्चन इसमें ज्यादा नजर आ रहे हैं। ठीक है। अब ये प्लेन का क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, इस बार तो सिलेबस से प्लेन हट ही गया है। इवन सिलेबस में तो पहले भी नहीं था, लेकिन ये सीयूईटी में आया था। अब देखते हैं ये सीयूईटी में इस बार आएगा या नहीं आएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको चेक करना पड़ेगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली इस बार प्लेन के क्वेश्चन शायद आपको देखने के लिए ना मिले। ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। तो फॉर्मूला बेस्ड जो है आपको ध्यान से करने होंगे। आपको ये शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला दे दिया, मतलब सॉरी, पॉइंट से लाइन की दूरी निकालनी। तो पॉइंट से लाइन की दूरी निकालने का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है। तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ही है लाइन का ये। तो ये अलग से आपको करना पड़ेगा। इसके बाद जो है प्रोबेबिलिटी का आपको क्वेश्चन दे दिया, वापस से इजी क्वेश्चन है। इन सभी का सम कितना होगा, 1 होगा। उसके हिसाब से आप इसको जज कर सकते हैं। आपके सामने दो लाइंस की इक्वेशन है और इसमें बोला है कॉस थीटा क्या होगा, तो एंगल निकालने हैं दोनों के बीच में। ठीक है। तो ए बी ऑप्शन देख रहे हैं आप इसमें, सी ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हमारा इसमें ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही है एक तरह से देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 72 में पहले दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गए। तो ऑप्शन जो है सी, यानी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। अ, अब यहाँ पर आपको लाइन की इक्वेशन बतानी है जो ओरिजिन से पास हो रही है और इस पॉइंट से पास हो रही है। तो 2 पॉइंट फॉर्म, एक लाइन की इक्वेशन होती है 2 पॉइंट फॉर्म वाली, वो आपको इसमें लगाना होगा। यानी ये बुक का ही लेवल हो गया। इसी तरह से ये रिवेन्यू वाला फंक्शन दिया हुआ है, आपको याद होगा। रिवेन्यू वाला जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें आप 76 में देखिए, इफ एक्स इज द नंबर ऑफ डेज द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ऑनियन इज एक्सप्रेस्ड एज, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया। तो भाई प्राइस इंटू क्वांटिटी करते हैं तो ये क्या आता है, रेवेन्यू आता है। भाई प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा। तो उस तरह से ही आपको उस बेस पर आपको नॉर्मली क्वेश्चन करने हैं। ये कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मैक्सिमा मिनिमा का प्रॉब्लम है, इस तरह से आपको करना है। लास्ट में ये आपको वेक्टर का प्रॉब्लम देखने के लिए मिला है। वेक्टर का ये थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये वाला लास्ट वाला। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, हमने सारे क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व नहीं किए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, ये जस्ट एक इवेल्युएशन था पेपर का। तो यानी कुल मिलाकर मिक्स पैटर्न मुझे नजर आ रहा है। एनसीईआरटी तो आपकी बहुत स्ट्रांग होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिले। तो एनसीईआरटी से आप मान लीजिए थोड़ा सा 30-40% और आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, पूरी तरह से एनसीईआरटी पर रिलाई भी नहीं कर सकते। तो ये था मेरी तरफ से इस पेपर का कंप्लीट इवेल्युएशन।
ठीक है, तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी करिए, आप हमारे साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से पेपर का इवैल्यूएशन।